जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से बीके स्टडी कॉर्नर यूट्यूब चैनल में। आइए मेरे भाई, आप सभी डीएलएड स्टूडेंट के लिए वापस से लेकर आ गए आपका अगला प्रैक्टिस सेट सामाजिक अध्ययन यानी कि जीके जीएस वाला सेशन है। और पिछला क्लास था साइंस का, होमवर्क के रूप में पूछे थे कि निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आप सभी लोग दिमाग भी बहुत अच्छा लगाए हैं, है ना, सही आंसर किए हैं। करेक्ट आंसर कहिएगा सर, ऑप्शन बी हो जाएगा, 0 मीटर प्रति सेकंड। क्यों? क्योंकि निर्वात ध्वनि जो है ये एक यांत्रिक तरंग है। इसको चलने के लिए हमेशा कोई ना कोई माध्यम की आवश्यकता होती है, जैसे कि या तो वो ठोस में चल सकता है, द्रव में चल सकता है, यहाँ तक कि गैस में भी संचरण करता ही है। लेकिन सवाल कभी कभी डीपली जा कर के पूछता है कि ठोस में भी किस पदार्थ में। तो ये सवाल इस प्रकार से पूछा जाएगा कि इनमें से किस ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है और आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं इस्पात जरूर मिलेगा, तो लगाइएगा, वही करेक्ट आंसर होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठोस में तो सब सर्वाधिक चलती है, उससे कम चलेगा द्रव में, और सबसे कम चलता है गैस में, है ना। उसकी गति की बात किया जा रहा है, ध्वनि की गति की बात। तो यहाँ पर कह रहे हैं निर्वात में ध्वनि की गति कितनी होती है। तो भाई निर्वात में होता ही नहीं है ध्वनि की गति, यानी गमन कर ही नहीं सकती है ध्वनि, इसलिए 0 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। राइट आंसर करने वाले में से है रीना, काजल, प्रेरणा, निकेश, आरती, प्रिया, रुचि और नीतीश। चलिएगा, आप सभी का नाम भी ले लिया और यहाँ से करते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट। कॉपी पेन लेकर के बैठिए और सेट लगाना शुरू कीजिए। पहला क्वेश्चन कहता है कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया। बताइए, संपत्ति का जो अधिकार था इसको किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया। तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, यानी कि 44वां संविधान संशोधन के तहत जो है संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। पहले यह हमारा मौलिक अधिकार हुआ करता था, पहले ये क्या हुआ करता था, मौलिक अधिकार, है ना। लेकिन इसको हटाया कब गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसको हटाया गया। और अब जो है इसको अनुच्छेद 300 के ए में या फिर 300 ए को ही कहीं कहीं पर क लिख दिया जाता है ना, तो 300 के ए में कह लीजिए या फिर 300 के क में इसको रखा गया है। और अब इसको जो है कानूनी अधिकार बोला जाता है। इसको क्या बोलेंगे, कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार इसको बोला जाता है। कानूनी शायद हम गलत लिख दिए हैं, दीर्घिकार होगा यहाँ पर, इस प्रकार से ना, इसको कानूनी अधिकार में रखा गया है। तो ध्यान रखना है आप सभी को। अभी किस अनुच्छेद में, तो कहेंगे सर अनुच्छेद 300 के क में। 42वां संविधान संशोधन को ना लघु संविधान कहा जाता है। ये सवाल पूछा गया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, लघु संविधान भी कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान कहा जाता है। आइए तो अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहेंगे, तो भाई मेरे ध्यान रखिएगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को, है ना। आधुनिक बिहार के यानी अभी के बिहार का निर्माता इनको कहा जाता है। जब बंगाल से बिहार अलग होने लगा था तो उस समय इसकी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही थी। कब होता है सर अलग, बिहार से बंगाल कब अलग होता है, तो 22 मार्च 1912 ईस्वी को अलग होता है। और इसी वजह से हमेशा बिहार दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे सर 22 मार्च को मनाया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी के बारे में एक बात और ध्यान रखिएगा, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। कौन थे, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। ये भी सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। चलिए अच्छा, आइए अब अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए क्या पूछ रहे, कहते हैं अब्दुल रज्जाक जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था, तो ध्यान रखिएगा देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय, द्वितीय की जगह ऑप्शन में कभी कभी इस प्रकार से लिखा हुआ मिलता है ना, द्वितीय, यही द्वितीय ही है। ठीक है, तो देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि इंद्रपुरी बराज जो है ये किस नदी पर है। इंद्रपुरी बराज किस नदी पर है, तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर हो जाएगा सोन नदी पर है। बिहार के रोहतास जिले में स्थित है ना, इंद्रपुरी बराज बिहार के रोहतास जिला में स्थित है। सोन नदी पर ये बना हुआ है इंद्रपुरी बराज, ध्यान रहेगा। अच्छा, सोन नदी जो है ये निकलती कहाँ से है, कई बार ये सवाल पूछा जाता है। तो कहेंगे सर अमरकंटक की पहाड़ियों से, है ना। अमरकंटक की पहाड़ियों से ये निकलता है सोन नदी, ध्यान रखना है आपको दोनों पॉइंट। ठीक है, चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कहता है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाते हैं, तो कहेंगे सर 11 जुलाई को मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस। 22 मार्च को क्या क्या मनाते हैं, तो अभी आपको बताए थे बिहार दिवस कब मनाते हैं, तो कहेंगे सर बिहार दिवस मनाते हैं 22 मार्च को। इसके अलावा ध्यान रखिएगा विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, तो कहेंगे सर 22 मार्च को ही मनाया जाता है। अच्छा, 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, तो ध्यान रखिएगा मानवाधिकार दिवस। मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को।
तो ये तीनों आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आइए। कहता है कि पहली महिला सैनिक स्कूल कहाँ खोला गया? पहली महिला सैनिक स्कूल बताइए कहाँ खोला गया था? तो कहेंगे सर इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मथुरा में। कहाँ पर? यूपी के मथुरा में, यानी कि उत्तर प्रदेश के मथुरा में। अच्छा इसका नाम क्या था? तो यहाँ से हम लिखेंगे पहला सैनिक स्कूल का नाम क्या था? तो इसका नाम था संविद गोकुलम, लिख लीजिए ये भी, संविद गोकुलम इसका नाम था, ठीक है। यूपी के मथुरा में पड़ता है ये पहली महिला सैनिक स्कूल। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन पर आइए। यहाँ पर करें कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा? अच्छा सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला सिर्फ पूछे, जनसंख्या घनत्व वाला नहीं। तो कहेंगे सर सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला बिहार में, तो करेक्ट आंसर होगा सर पटना। ऑप्शन सर सी में, देखिए यहाँ पर सी यहाँ होना था ना, लेकिन यहाँ पर दे दिया है, कोई बात नहीं है, यही होगा करेक्ट। पटना आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जहाँ पर भी आपको पटना दिख जाए वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा क्या पूछा था कि 2011 के जनगणना के अनुसार, देखिए जब तक अभी जो जनगणना अभी जो है कि चल रहा होगा, आप सभी को पता होगा 2026-27 वाला जनगणना, अभी इसका रिपोर्ट आना बहुत लंबा टाइम है। लेकिन अभी यदि इस बीच में आपका एग्जाम होता है तो आपको 2011 वाला जनगणना ही पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो ध्यान रखना है। इसी को आपको याद भी रखना है अभी फिलहाल, ये नहीं कि इसको भूल जाना है कि 2027 वाला देखा जाएगा, इसको अब कौन याद करेगा, ये गलती नहीं करिएगा, ठीक है। आपका जो एग्जाम होगा वो 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछेगा, क्योंकि उतना टाइम तो नहीं लगेगा एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा, इसको याद करिए। 2000 लास्ट में क्लास भी लाएंगे 2011 वाला जनगणना वाला, ठीक है ना। चूंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है तो रटना तो पड़ेगा, याद तो करना पड़ेगा भाई मेरे, वो लास्ट में लाएंगे, इसलिए हम उसको सोच रहे हैं लास्ट में लाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको बता देते हैं मोटा मोटा। कह रहा है 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, तो देखिए बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला हो गया पटना। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछे तब क्या करिएगा? तो कहेंगे सर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जब पूछा जाएगा तो शिवहर लगाना है, लगाइए, लिख लीजिए। तो कहीं पर हम लिखवाते हैं, सबसे पहले आप जिला वाला ही याद कर लीजिए, बिहार के जिला वाला बात कर रहे हैं हम, ठीक है। नोट बनाइए, सबसे पहले क्या करना है आपको, एक साइड लिखिए, यहाँ पर पहले जिला लिख लीजिए, यहाँ पर लिखिए, तो एक जिस तरह से हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर लिखिए जिला, ठीक है, इस प्रकार से डैश दे दीजिए। उसके बाद इधर लिखना है आपको स्टेट, यानी कि राज्य, स्टेट लिखना है, फिर इस प्रकार से डैश दे देना है अलग लाइन में, फिर लास्ट में लिखना है यूटी, ठीक है, उस प्रकार से फिर इस प्रकार से देना है। सब में 4-4 लाइन आएगा, ठीक है, सब में आएगा 4-4 लाइन, तो लिख लीजिए तो कहीं पर। चलिए अब आराम से हम लिखना इसको शुरुआत करते हैं, लास्ट में तो क्लास लाएंगे, लेकिन अभी यहाँ पर इतना समझ लीजिए। सबसे पहले बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना, अगला लाइन लिखिए उसी में जिला वाला में। बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहेंगे सर शिवहर हो जाएगा, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला शिवहर। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला लिखिए, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो कहेंगे सर शेखपुरा, लिखिए शेखपुरा। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला तो कहेंगे सर कैमूर, क्या हो जाएगा कैमूर। ये टोटली जो लिखना है किस में, जिला वाला में लिख लेना है, ठीक है। अब आइए स्टेट वाला में, यानी कि राज्य वाला में। राज्य से रिलेटेड भी आपसे पूछा जा सकता है, पूछा जाएगा कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य पूछेगा, वहाँ पर जिला तो नहीं पूछेगा, पूछेगा भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य, तब लिखिए यूपी, पता होगा आप सभी को। पूछेगा सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य, तो घनत्व के मामले में आ जाता है बिहार, लिख लीजिए, है ना, बिहार। इसके बाद आपसे पूछेगा न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, तो कहेंगे सर न्यूनतम जनसंख्या है सिक्किम का, लिखिए सिक्किम। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, तब लिखिए अरुणाचल प्रदेश, क्या लिखिएगा, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया ये वाला। अब आइए यूटी में, लास्ट देख लीजिएगा यूटी वाला, इसको लिख करके भी इस प्रकार से डैश देना है, चारों लाइन लिखिए। पहला फिर लिखिए कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी, सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी तो कहेंगे सर दिल्ली। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी तो फिर कहेंगे सर दिल्ली, दोनों में यहाँ पर दिल्ली ही होगा, ध्यान रखिएगा। पूछेगा न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी, तब कहिएगा सर लक्षद्वीप हो जाएगा, कौन सा, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। अब पूछेगा न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी, तब कहेंगे सर अंडमान निकोबार, है ना, क्या हो जाएगा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, निकोबार, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी स्लाइड आपको लिखवाए हैं वो याद रखिएगा, बाकी लास्ट में तो क्लास लाएंगे 2011 का जनगणना वाला। यहाँ तो पटना होगा आपका करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पर आइए, सवाल पूछ रहा है कि शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से संबंधित है, जो है ना शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, याद रहेगा ना, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से। अगले क्वेश्चन पर आइए, कहता है कि बुद्ध चरित्र की भाषा क्या थी? बताइए बुद्ध चरित्र ये है क्या? देखिए गौतम बुद्ध के जीवनी पर आधारित
जो है ये इसका जीवनी है, बुक है, महाकाव्य बोल सकते हैं, बुक तो सिंपली नहीं कहेंगे इसको, है ना। एक इतना बड़ा बुक है तो इसको महाकाव्य ही बोला जाता है, महाकाव्य, है ना। तो बुद्ध चरित क्या है, बेसिकली एक महाकाव्य है जिसमें गौतम बुद्ध के जीवनी के बारे में मिलता है। इसके रचयिता कौन थे, तो इसके रचयिता थे अश्वघोष। लिख लीजिए, तो यहाँ पर रचयिता लिख करके डैश दे दीजिए। चलिए, रचयिता लिख करके डैश दे दीजिए। रचयिता कौन थे बुद्ध चरित के रचयिता, तो कहेंगे सर अश्वघोष, अश्वघोष, ठीक है, लिख लीजिए। और इसके बाद ये पूछ रहा है कि बुद्ध चरित की भाषा क्या थी। अश्वघोष ने जब बुद्ध चरित की रचना की तो किस भाषा में लिखा है, वो लैंग्वेज बुक का किस भाषा में, किस लैंग्वेज में लिखा है, तो संस्कृत में लिखा है, ध्यान रखिएगा। लेकिन गौतम बुद्ध अपना उपदेश जो दिए हैं वो किस भाषा में दिए हैं, तो पाली में दिया है। कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। बुद्ध चरित जो महाकाव्य है उसकी रचना जो अश्वघोष ने किया है संस्कृत में किया है, लेकिन गौतम बुद्ध जो उपदेश दिए हैं वो पाली भाषा में दिया है, ध्यान रहेगा ना। कहिएगा सर यहाँ पर अश्वघोष नाम आ रहा है, सर सुना सुना सा लग रहा है। पिछले ही क्लास में आप सभी को बताए थे, जब कनिष्क के शासन काल में जब चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, कहाँ पर, कश्मीर के कुंडल वन में कराए थे ना। कश्मीर के कुंडल वन में कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी। उसमें अध्यक्ष के रूप में कौन थे, अध्यक्ष के रूप में आपको बताए थे वसुमित्र। और उपाध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, तो यही थे अश्वघोष। करवाए थे आप सभी को, शायद याद आ रहा होगा, है ना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा संस्कृत, चूंकि पूछा था कि बुद्ध चरित की भाषा क्या है। तो ये सारा पॉइंट आपको ध्यान रखना है समझ में। एक बार में यदि नहीं आया तो क्लास को थोड़ा पीछे करिए और फिर से इसको समझिए। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, कहता है वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कहेंगे सर देहरादून में। अगर पूछा जाए आपसे कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पर है, तब भी क्या कहेंगे सर देहरादून में है। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून, दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिए, यहाँ पर क्या कह रहा है, कह रहा है कि MNC का पूरा नाम क्या है। MNC का पूरा नाम, देखिए इसका पूरा नाम हो जाएगा, ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। MNC का पूरा नाम मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। कहिएगा सर इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा समझा दीजिए। देखिए इसका हिंदी का मतलब होता है बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम क्या है, मतलब ऐसा कंपनी, ये जो शब्द है MNC ऐसे कंपनी के लिए यूज होता है, ये एक प्रकार का शब्द है बोल सकते हैं, ठीक है, किसी कंपनी का नाम नहीं है। ऐसा कंपनी जो कि अपने देश में, यानी जहाँ का भी कंपनी हो, अपने देश में तो व्यापार वगैरह करता ही है, वस्तु का उत्पादन करता है, व्यापार करता है, लेकिन वो अन्य देश में भी उसका व्यापार चलता हो, अन्य कई सारे देश में जो व्यापार चलता है, मतलब अपने देश के अलावा भी अन्य कई सारे देश में उसका व्यापार चलता हो, तो वैसे कंपनी के लिए ये शब्द यूज किया जाता है कि भाई ये कंपनी जो है MNC कंपनी है। मतलब क्या कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी है, यानी बहुराष्ट्रीय निगम कंपनी है। आ रहा है समझ में। तो MNC कोई बेसिकली एक कंपनी का नाम नहीं है, मतलब ये वैसा कंपनी जो कि अपने देश के अलावा अन्य देशों में भी अपना व्यापार जो है कि वगैरह करता है, उसके लिए ये शब्द यूज होता है MNC। इसका पूरा नाम अब याद रहेगा ना, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। हिंदी में इसका मीनिंग बहुराष्ट्रीय निगम होता है, ठीक है, या बहुराष्ट्रीय कंपनी बोल सकते हैं। चलिए आइए तो अगले क्वेश्चन पर, इसको थोड़ा हम लोग छोटा कर लेते हैं। सवाल आपसे पूछ रहा है यहाँ पर कि किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है। किस नगर में संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय अवस्थित है, तो कहेंगे USA के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। UN यानी कि यूनियन नहीं बोलेंगे इसको, यूनाइटेड नेशन है ना। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय जो है कि USA के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है सर, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब होती है, तो ध्यान रखिएगा 24 अक्टूबर, लिख लीजिए 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना होती है। सर UN का काम क्या होता है, तो जैसे देश भर में लड़ाई वगैरह, युद्ध वगैरह छिड़ जाए तो उस पर शांति कायम करना, ये इसका काम होता है। कंट्रोल करना इसका कायम होता है। जो परमाणु बम वगैरह होता है उसका इस्तेमाल कहीं पर ना हो, परमाणु बम पर भी कंट्रोल करता है। सेना वगैरह जो कई सारे देश का सेना होता है उसमें लड़ाई वगैरह ना हो, उस पर भी शांति कायम रखना, ये इनका काम होता है। लेकिन अब ये कितना काम करता है ये तो आप सभी लोग को पता चल ही रहा होगा, है ना। कितना लड़ाई देश भर में हो ही रहा है, पता नहीं ये संस्था कर क्या रहा है। खैर जो भी हो, तो ध्यान रखना है, चूंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको याद रखना है। UN की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। USA के न्यूयॉर्क शहर में इसका मुख्यालय स्थित है। चलिए ये क्या काम करता है बता ही दिए हैं, बाकी इसका काम कितना कारगर है ये तो आप सभी को पता ही होगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया, तो कहेंगे सर जी
अगस्त 1942 से स्टार्ट होता है सर भारत छोड़ो आंदोलन। उसी के तहत महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। कब भारत छोड़ो आंदोलन स्टार्ट होता है? तो 8 अगस्त लिख लीजिए, अगस्त 1942, या एग्जैक्ट डेट पूछा है तो 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन सर की इसकी जो है कि शुरुआत होती है। नेतृत्व कर्ता कौन थे? तो यही महात्मा गांधी। इसी दौरान उन्होंने नारा दिया था करो या मरो। चलिए याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। कहता है बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कौन सा आंदोलन आरंभ किया गया था? बंगाल के विभाजन के विरुद्ध कहेंगे सर जी लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुआ था। कब हुआ था स्वदेशी आंदोलन? 1905 में। किसके शासनकाल में? लिखिए किसके शासनकाल में? तो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1905 में स्वदेशी आंदोलन की जो है कि स्टार्ट होता है। स्वदेशी आंदोलन स्टार्ट किया जाता है बंगाल विभाजन के विरुद्ध, है ना। यहाँ पर आपको एक पॉइंट और ध्यान रखना है। स्वदेशी आंदोलन में कहा क्या गया था कि भाई जितने भी विदेशी कपड़े वगैरह हैं उसका बहिष्कार करो और अपने स्वदेशी जो वस्तुएं होती है उसका जो है यूज करना शुरुआत करो, है ना, उसका इस्तेमाल करना शुरू करो। तो यही स्वदेशी आंदोलन का जो है मेन लक्ष्य था, है ना, कि जो विदेशी कंपनियों वाला जितना वस्तु है उसको हटाओ। तो चलिएगा कब होता है? 1905 में और लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर पूछ रहे कि पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ? तो कहेंगे सर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। 2004 ईस्वी में होता है पंचायती राज मंत्रालय का गठन। सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो कहेंगे सर 24 अप्रैल को। 24 अप्रैल को, अप्रैल लिख दिया है ना, अप्रैल। भारत में 24 अप्रैल को लिखिए राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब? 24 अप्रैल को भारत में, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब होता है पंचायती राज मंत्रालय का? 2004 ईस्वी में। आइए अगले क्वेश्चन पर देखिएगा। यहाँ पर कह रहा है केसर का मुख्य उत्पादक कौन सा राज्य या संघ शासित प्रदेश है? केसर का मुख्य उत्पादक कहेंगे सर एक संघ शासित प्रदेश है जिसका नाम है जम्मू एवं कश्मीर। ये केसर के उत्पादन के मामले में काफ़ी अग्रणी केंद्र शासित प्रदेश है। देखिए कश्मीर का ही एक इलाका पड़ता है, नाम है उसका पामपुर। वहाँ पर केसर का उत्पादन काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, इसीलिए कश्मीर के पामपुर को केसर का कटोरा भी कहा जाता है। लिखिए केसर का कटोरा यदि आपसे पूछा जाए कि किसे कहा जाता है तो कश्मीर के पामपुर को कहते हैं केसर का कटोरा, ठीक है ना। और केसर के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है? तो नाम है उसका करेवा। मिट्टी का नाम क्या है? करेवा, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। आइए अगले क्वेश्चन पर कहता है कि अशोक स्तंभ जो है ये कहाँ स्थित है? अशोक स्तंभ कहाँ स्थित है? तो कहेंगे सर जी उत्तर प्रदेश में सारनाथ में स्थित है। कहाँ पर? सारनाथ में, यूपी के सारनाथ में स्थित है ना। क्या? अशोक स्तंभ, याद रहेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आइए देखिए क्या कह रहा है। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? बताइए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाते हैं? तो कहेंगे सर 7 अप्रैल को मनाते हैं। क्यों? क्योंकि WHO की स्थापना यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको आप लोग कहते हैं, इसकी स्थापना भी मेरे भाई 7 अप्रैल 1948 को होती है। 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 7 अप्रैल को ही विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। याद रहेगा ना। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन आपका यहाँ पर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आते हैं अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर और बस एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। कह रहा है कि झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र का नाम क्या है? कहाँ पर? झारखंड में स्थित इस्पात संयंत्र का नाम। तो जो झारखंड में स्थित है इस्पात संयंत्र उसका नाम है क्या? तो कहेंगे सर बोकारो इस्पात संयंत्र नाम है। झारखंड में स्थित है बोकारो इस्पात संयंत्र। अच्छा भिलाई इस्पात संयंत्र ये कहाँ पर पड़ता है सर? तो इसको कहेंगे छत्तीसगढ़ में पड़ता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र कहाँ पर पड़ता है? तो अच्छे से आप सभी को पता होगा सर जी पश्चिम बंगाल में, है ना, वेस्ट बंगाल में पड़ता है। राउरकेला इस्पात संयंत्र सर कहाँ पर है? तो अच्छे से आप सभी को पता होना चाहिए सर उड़ीसा में स्थित है ना, राउरकेला शहर में। तो उड़ीसा में स्थित है राउरकेला इस्पात संयंत्र। ये चारों आपको ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है। सवाल आपसे पूछा गया कि रेगुर मिट्टी के नाम से कौन सा मिट्टी जाना जाता है? रेगुर मृदा या रेगुर मिट्टी के नाम से और कौन सी मिट्टी जानी जाती है?
तो कहेंगे सर आप बताए हैं काली मिट्टी को जाना जाता है रेगुर मिट्टी के भी नाम से, है ना। काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है, ठीक है। और काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आप सभी को करा चुके हैं सर। कपास के उत्पादन के लिए माना जाता है काली मिट्टी, काफ़ी उपयुक्त मानी जाती है ना, कपास के उत्पादन के लिए, याद रहेगा ना। चलिए लास्ट में ये रहा आप सभी का होमवर्क, इसका जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताते जाना है। क्या कह रहा है, कहता है मैंग्रोव किसे कहा जाता है, बताइए। आप सभी को ये भी बता चुके हैं कि मैंग्रोव किस चीज़ को कहते हैं, कोई ऊंचे पर्वतीय वन होता है उसको कहते हैं, या उष्ण कटिबंधीय जो वर्षा वाला जंगल होता है उसको बोलते हैं, या लवन कच्छ का एक प्राकृतिक वन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइएगा क्या जवाब होगा इसका, या शीतोष्ण पर्णपाती वन, ठीक है ना। ये आपको कमेंट बॉक्स में बता के जाना है कि इसका आंसर सर ये हो जाएगा। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।